नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन वर्ण की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अंतस्थ व्यंजन को समझेंगे, जिसे अधिकांश विद्यार्थी केवल याद करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ही उसके पीछे का कारण जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जब हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि केवल या रा ला व को ही अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि का खा गा अंगा ये भी क्या है, व्यंजन है। चा छा जा झा इया ये भी क्या है, एक व्यंजन है। तो इन चारों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो अन्य व्यंजनों में नहीं पाई जाती? या रा ला व में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो अन्य व्यंजनों में नहीं पाई जाती? तो आज हम इसी के कारण को समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख अंग आपस में सटे रहते हैं और पूर्ण स्पर्श नहीं होता, आपस में मुख अंग सटे रहते हैं और पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, इनकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख अंग से यहाँ पर तात्पर्य है जैसे कि जीभ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया और होंठ हो गया। तो ये मुख अंग जो है, जीभ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ, ये आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं, परंतु इनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमने अभी अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देखी, परंतु दोस्तों आपको अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं कि सटे रहते हैं और पूर्ण स्पर्श नहीं होता तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तो शायद आपको उत्तर देना कठिन होगा। इसलिए सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को ही समझते हैं। दोस्तों क्या हुआ, जब व्याकरणचार्यों ने, हिंदी के जो व्याकरणचार्य थे, उन्होंने विभिन्न व्यंजनों के उच्चारण का जब बारीकी से अध्ययन किया तो उन्होंने एक अंतर पाया कि जो सामान्य व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, जैसे कि का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, इया हो गया, और भी अन्य जो व्यंजन हैं, इनमें पूर्ण स्पर्श होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण स्पर्श होता है। और उच्चारण के दौरान इनमें जो हवा जो होती है वो क्या होती है, अवरुद्ध होती है, अवरुद्ध होती है, या उसमें रुकावट उत्पन्न होता है। सामान्य व्यंजन में तो व्याकरणचार्यों ने यह अंतर देखा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम का उच्चारण करते हैं, का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है, का जो उच्चारण स्थान है और जीभ जो है वो क्या करते हैं, आपस में पूर्ण स्पर्श करते हैं। आपस में ये क्या करते हैं, पूर्ण स्पर्श करते हैं। जब जब ये पूर्ण स्पर्श होता है तो हवा क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है, और मुख से फिर होते हुए क्या हो जाता है, मुख से होते हुए फिर वो बाहर चला जाता है।
क्या होता है जब क का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान और जीभ आपस में उनका क्या होता है, पूर्ण स्पर्श होता है। पूर्ण स्पर्श होने के कारण जो हवा है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर मुख से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये किसमें होता है, ये सामान्य व्यंजन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या या, रा, ला, व, क्या या, रा, ला और वा में भी समान प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं, हमें इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती इनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में। तो क्यों नहीं देखने को मिलती, तो चलिए इनको देखते हैं। अब अंतस्थ व्यंजनों में उच्चारण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम या को देखते हैं। तो या का जब हम उच्चारण करते हैं, या का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होता है वो तालु के क्या होता है, बहुत निकट होता है। जीभ जो होता है वो तालु के बहुत निकट होता है, तथा निकट होने के बाद भी इसमें क्या नहीं होता, पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जीभ और तालु के बीच में पूर्ण स्पर्श नहीं होता निकट होने के बाद भी। और इनके उच्चारण में जब हम या का उच्चारण करते हैं तो इनमें कोई रुकावट नहीं होता, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं होती, अर्थात आसानी से ये क्या हो जाता है, इनका उच्चारण संभव हो पाता है। बहुत ही सहज तरीके से हम क्या कर पाते हैं, या का हम उच्चारण कर पाते हैं। अब देखते हैं र के बारे में। अब हम जब र को देखते हैं तो र के उच्चारण में भी जीभ जो होता है वो बहुत निकट पहुंचता है, बहुत निकट या पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है, मूर्धा के पास पहुंचता है इसमें। और इनमें भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, साथ ही साथ इनका जो उच्चारण होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, सहज रूप से हो जाता है, और इनके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आती। रा की एक और विशेषता होती है कि जब रा का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जीभ जो होता है वो आगे की ओर लुढ़कता है, अर्थात आगे की ओर बढ़ता है, हमारे मुख के आगे की ओर बढ़ता है, लुढ़क कर आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए इनको लुंठित ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। इसलिए इनको लुंठित वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ला के बारे में। तो ला के उच्चारण में क्या होता है, ला के उच्चारण में भी जो जीभ होता है वो क्या होता है, बहुत निकट पहुंचता है। लेकिन किसके, दंत मूल के। दंत मूल का यहाँ पे अर्थ है ऊपरी दांत का जो पिछला वाला जो हिस्सा होता है और जो मसूड़ा होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दंत मूल कहते हैं। तो उनके ये क्या करता है, पास पहुंचता है जो जीभ होता है, परंतु इनमें भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता और उच्चारण सहजता से हो जाता है, उनमें कोई रुकावट नहीं होती। ल की एक और विशेषता होती है दोस्तों कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में क्या होता है कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है या ध्वनि जो निकलती है वो जीभ के किनारे से निकलती है, किनारे से या उनके पिछले भाग से निकलती है, जीभ के पिछले भाग से निकलती है। पिछले भाग से हवा जो है निकलने के कारण इनको
क्या कहा जाता है? पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उच्चारण जो हो रहा है, उच्चारण जो हो रहा है वो जीभ के कौन से भाग से हो रहा है? तो जीभ के पिछले भाग से या किनारे से हो रहा है। उनके जीभ के पिछले भाग और किनारे से लगातार हवा निकलने के कारण ही क्या हो रहा है? उच्चारण की प्रक्रिया हो रहा है, जिसके कारण ही हम इनको क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। इनको पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। अब हम व का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। व का उच्चारण देखते हैं तो व के उच्चारण में क्या होता है कि जो निचला जो होंठ होता है, निचला जो होंठ होता है वो बहुत पास पहुंचता है, इसमें भी बहुत निकट या पास पहुंचता है। जो ऊपरी जो दांत है उनके, तो ऊपरी दांत के बहुत पास पहुंचता है कौन? जो हमारा जो निचला होंठ है वो ऊपरी दांत के बहुत ही निकट पहुंचता है, पास पहुंचता है। और इनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इनमें भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, परंतु जो उच्चारण जो होता है वो आसानी से हो जाता है बिना किसी रुकावट के। इस कारण ही इनको अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब य, र, ल, व में हम समानता देखते हैं कि इनमें क्या क्या समानता होती है। तो जैसे कि पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पूर्ण स्पर्श नहीं होने का मतलब क्या है? तो इसको हम अभी आगे जब हम चित्र के माध्यम से इनको समझेंगे तब देखेंगे दोस्तों। व्यंजनों, जो अन्य व्यंजन हैं उनसे ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। जितने भी हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं या अन्य जो व्यंजन हैं उन सब से ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के गुण, कि अंतस्थ व्यंजन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वायु का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही सहज रूप से यानी कि आसानी से होता है। दूसरा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में हल्का सा क्या होता है? गूंज या कंपन पैदा होता है। और जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में क्या बना रहता है? कोमलता बना रहता है, अर्थात सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलता है। अब इन व्यंजनों को अर्थात अंतस्थ व्यंजनों को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें से जो पहला वर्ण है या, तो देखिए यहाँ पर या आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर मैंने उनको समझाने के लिए एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम या का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जीभ वाला जो हिस्सा है ये तालु के बहुत पास जाने का प्रयास करता है। ये जो तालु है तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में दोस्तों, ये तालु के बहुत पास जाने का प्रयास करता है इस तरीके से, परंतु इनमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पूर्ण स्पर्श का अर्थ है यहाँ पर कि जो हवा होती है, हमें पता है, हमने अपने पूर्ववर्ती क्लास में पढ़ा है कि हवा जो होती है फेफड़े से होते हुए कंठ तक पहुंचती है, और कंठ से कुछ इस तरीके से हवा हमारे जीभ वाले मार्ग में आती है। तो इसमें क्या होता है कि आंशिक रूप से ये इसको स्पर्श करता है, बहुत ही कम, नहीं के बराबर क्या होता है, इनमें स्पर्श होता है। और इस दौरान हवा जो का प्रवाह जो होता है वो लगातार होते रहता है बिना रुकावट के। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। अंतस्थ का अर्थ है कि जिसमें हवा का प्रवाह क्या हो, लगातार निकलता रहे बिना रुकावट के। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला जो वर्ण है रा। रा में क्या होता है कि जो जीभ होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, जीभ का जो नोक होता है, और वो मूर्धा के पास पहुंचता है। लगभग इन दोनों में आंशिक रूप से क्या होता है? स्पर्श होता है। हवा जो है वो बिना रुकावट के आगे निकल बढ़ती रहती है, कुछ इस तरीके से हवा जो है बिना रुकावट के आगे बढ़ती है और जीभ का जो नोक आगे बढ़ता है, जिस कारण ये लुढ़कता हुआ हमें प्रतीत होता है जीभ जीभ और इसी कारण इस र को ही हम किस नाम से जानते हैं? लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़क कर आगे बढ़ना। अब हम देखते हैं दोस्तों ला का जो उच्चारण है वो कैसे होता है, तो उनको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि
ल का जो उच्चारण हो जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जो हवा जो होता है, इस तरीके से हवा का जो प्रवाह है हमारे कंठ से आते हुए हमारे मुंह की ओर जाती है, और जो हवा जो होती है उनका जो प्रवाह होता है वो हमारे जीभ के पीछे से होती है। इस तरीके से जीभ के पीछे से निकलती है। जैसे कि आप जो सेकेंड इमेज है, दूसरा जो इमेज उसमें देख पा रहे होंगे कि जो जीभ है वो जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होता है हमारे ऊपरी दांत और पिछले जो मसूड़े होते हैं उनको स्पर्श करने का प्रयास करती है। आंशिक रूप से वो क्या होता है, यहाँ पर आंशिक रूप से ये पीछे वाला जो ऊपर वाला जो दांत है और पिछला जो मसूड़ा है उनको आंशिक रूप से हमारा जो जीभ होता है वो छूने का प्रयास करता है। इस दौरान जो हवा जो होती है वो हमारे जीभ के जो पिछड़ा वाला हिस्सा है यहाँ से इस प्रकार से बाहर निकलती है और हमें उच्चारण प्रदान करती है, अर्थात हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। ला वर्ण का उच्चारण क्या कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। ल वर्ण का जो उच्चारण है वो क्या कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। क्योंकि जो उच्चारण जो हो रहा है वो जीभ के पिछले भाग से हो रहा है, जीभ का जो पिछला जो भाग है उससे हो रहा है। जीभ के पिछले भाग से होने के कारण ही हम इनको ल को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक वर्ण का अर्थ होता है पिछले भाग से या जीभ के किनारे से उच्चारित होना हवा के माध्यम से। तो जीभ जो है हवा के माध्यम से जब उनके पिछले भाग से ध्वनि का उच्चारण होता है जीभ के पिछले भाग से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो अगला वर्ण हम देखते हैं दोस्तों, वाक। वाक को देखते हैं कि वाक का उच्चारण किस प्रकार से होता है, वाक का उच्चारण किस प्रकार से हम करते हैं। तो अगला जो वर्ण हम देखते हैं वह है, तो वाक के उच्चारण में क्या होता है कि हमारे जीभ का जो ऊपरी दांत है ये वाला, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो हमारे जीभ का जो ऊपरी दांत है और हमारा जो निचला होंठ है ये आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। इनका आपस में आंशिक स्पर्श होता है। इस दौरान जो हवा जो होती है फिर से क्या होती है, निकलती रहती है। इसमें हवा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। हवा जो होती है यहाँ पर निकलती रहती है, वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप दूसरी जो इमेज है उसमें देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा होगा आपको होंठ है, चित्र में जो आप देख पा रहे होंगे, और निचला वाला जो भाग है वो क्या है, ये भी होंठ है, ये हमारा निचला होंठ है। तो क्या होता है कि जो ये ऊपरी दांत होता है वो हमारे निचले होंठ के बहुत ही पास में आता है और इनको आंशिक रूप से स्पर्श करता है। इस दौरान जो हवा जो होती है, जो पहले इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हवा का जो प्रवाह है वो निरंतर बना रहता है, अर्थात हवा बिना रुकावट के क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है जब हम व का उच्चारण करते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि उच्चारण में इनकी जो प्रक्रिया होती है, इन वर्णों की, अंतस्थ वर्णों की, वो अंतिम रूप से कैसे होती है, तो इनको हम देखते हैं। हो, होता क्या है दोस्तों कि जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होता है वो हमारे नाक से इस प्रकार से प्रवेश करता है। हवा जो होता है हमारे नाक से क्या होता है, हमारा जो नाक होता है वहां पे प्रवेश करता है कुछ इस प्रकार से, जिसको मैंने अपने पूर्ववर्ती क्लास में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हवा जो है जब इस तरीके से प्रवेश करता है हमारे नाक से होते हुए और फेफड़े में जब पहुंचता है, फेफड़े में जब ये पहुंच जाता है, ये हवा जो है फेफड़े में पहुंच जाता है, तो फेफड़े क्या करता है, इन हवाओं को ऊपर की ओर भेजता है। इस तरीके से इन हवाओं को ऊपर की ओर भेजता है, और जब ये हमारे कंठ के पास पहुंचती है तो यहाँ पर हल्का सा एक कंपन पैदा होता है। हमारे जो कंठ है, ये वाला जो गोलाकार आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, कंठ है, और इसमें क्या होता है, कंपन यहाँ पर होता है, हल्का सा, हल्का क्या होता है, कंपन यहाँ पर होता है। उसके बाद जो हवा जो होती है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है और हमारे मुख से होते हुए
बिना रुकावट के ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और ये ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है कुछ इस प्रकार से, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, अंतस्थ व्यंजन या र, ला और व का क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं आसानी से। इस दौरान जो उच्चारण जो होता है उसमें क्या होता है, उच्चारण में कोमलता होती है और सहजता रहती है, अर्थात आसानी से हम क्या कर पाते हैं, इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि अंतस्थ व्यंजन में अभी तक हमने क्या देखा, तो अंतस्थ व्यंजन में जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो क्या होता है कि जो वायु होता है, वायु इनका जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, सहज होता है। सहज तरीके से इनका क्या होता है, वायु का जो प्रवाह होता है वो हमें देखने को मिलता है। स्वर तंत्रियों में, स्वर जो तंत्रियां हैं उनमें क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तीसरा, उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण में हमें कोमलता देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये सारे जो गुण हैं इनके, ये किसकी भांति है, ये स्वर की भांति है। अर्थात ये जो गुण है स्वर से मिलता जुलता इनका गुण हम कह सकते हैं। इसके बाद भी इनकी ध्वनि जो है, इनके जो गुण हैं वो स्वर की तरह होने के बाद इनकी जो ध्वनियां हैं वो या उनका उच्चारण जो है वो स्वर की तरह होने के बाद भी इन्हें हम स्वर क्यों नहीं कहते, इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, तो इन कारण को हम देखते हैं। दोस्तों, होता ये है कि इनकी लिखावट, इनके लिखावट की दृष्टि से और वर्गीकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो ये व्यंजन ही होता है, क्योंकि ये व्यंजन की श्रेणी में इनको रखा गया है। अगर हम बात करें लिखावट और वर्गीकरण की दृष्टि से तो ये क्या होता है, ये व्यंजन होता है। व्यंजन होने का कारण है क्योंकि इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है और इनका जो लिखावट जो होता है वो व्यंजन की तरह होता है, परंतु इनका जो उच्चारण होता है या ध्वनि जो होता है वो स्वर की भांति होता है। इनका जो उच्चारण होता है, ध्वनि होता है, स्वर की भांति होने के कारण इनको न तो हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और ना ही इनको हम व्यंजन कहते हैं। तो फिर इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो गुण होता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन जैसे गुण होने के कारण, दोनों के जैसे गुण होने के कारण हम इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। स्वर व्यंजन जैसे गुण होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। अब देखते हैं हमारी जो परिभाषा की जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम देखते हैं, जो हमारे इस टॉपिक का सबसे कोर पॉइंट है। तो परिभाषा की जो मुख्य बिंदु हैं उनमें हमने शुरुआत में दो तथ्यों को देखा था, सटे रहते हैं और पूर्ण स्पर्श नहीं होता। तो इनका अगर हम अब निष्कर्ष निकालें, सटे रहते हैं इसका अर्थ होता है कि दो मुख अंग होते हैं, जो दो मुख अंग होते हैं, मुखांग जिसको हम कहते हैं, ये दो मुख अंग होते हैं, जैसे कि मुर्दा हो गया, तालू हो गया, जीभ हो गया, होंठ हो गया, दांत हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पास आते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बहुत पास होते हैं। इस दौरान ये आंशिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पूर्ण स्पर्श नहीं करते। और हवा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, लगातार बना रहता है। अर्थात इनमें क्या नहीं होता, पूर्ण स्पर्श नहीं होता,
और लगातार जो वायु है, जो हवा जो है या वायु जो है, वो लगातार क्या होती है, निकलते रहती है। तो वायु क्या है, निकलती रहती है, कोई अवरोध नहीं होता। इस कारण से ही हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिसको हमने शुरुआत में उनकी परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो मुखांग जो होते हैं वो सटे रहते हैं और पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस परिभाषा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंत में हम एक इनके अर्थ को समझ लेते हैं। तो अंतस्थ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि अंतः का अर्थ होता है बीच और अस्त का अर्थ होता है स्थित, अर्थात जो बीच में स्थित हो उसी को अंतस्थ कहा जाता है। तो जो बीच में स्थित हो, जो बीच में स्थित हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन बीच का यहाँ पे अर्थ स्थान से नहीं है, बल्कि उच्चारण के तरीके से है, उच्चारण की प्रकृति से है, उच्चारण के तरीके से है या उच्चारण की प्रकृति से है। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर बीच का अर्थ स्थान से नहीं है, उच्चारण करने की प्रकृति से है। अब इसको और अगर मैं सरल रूप में आपको समझाऊं तो ये मान लेते हैं, ये स्वर हो गया, ऊपर में बीच में आप अंतस्थ व्यंजन को रख दीजिए और नीचे रख दीजिए आप स्पर्श व्यंजन को। तो अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण होगा, अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण होगा वो स्पर्श व्यंजन और स्वर के बीच में होगा। या रा ला वा, या रा ला वा वर्णों का स्वर और स्पर्श व्यंजन के बीच में उच्चारण होने के कारण ही हम उनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतिम में यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि या रा ला वा स्वर और स्पर्श व्यंजन इन दोनों में किसके सबसे निकट है, निकट किसके है, सबसे निकट किसके है, तो आपको उत्तर लेना है या रा ला वा जो है वो दोनों वर्णों के, चाहे वो स्वर हो चाहे स्पर्श व्यंजन हो, उन दोनों की ही क्या है, सबसे निकट है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।